जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप अच्छे होंगी और अच्छे से अपने प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी भी कर रहे होंगे। तो आज हम करने वाले हैं डिस्कस सितंबर महीने के महत्वपूर्ण 151 करंट अफेयर्स को, जो आपके किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होंगी। तो आइए हम शुरू करते हैं आज का हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके। और हमारा पहला प्रश्न है, कौन सा राज्य 1 सितंबर से नो हेलमेट नो फ्यूल सड़क सुरक्षा अभियान शुरू करेगी? तो उत्तर प्रदेश ने शुरू किया है। उत्तर प्रदेश ने शुरू किया है 1 सितंबर से नो हेलमेट नो फ्यूल। अगर आपके पास हेलमेट नहीं पहने हो तो आपको फ्यूल नहीं मिलेगा पेट्रोल पंप पर। यह अभियान की शुरुआत उत्तर प्रदेश ने किया है, जहां पर दुधवा नेशनल पार्क है। एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार देश के सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू जो है वो देश के सबसे अमीर मुख्यमंत्री हैं। आंसर हो जाएगा सी नंबर वाला। वहीं दूसरे स्थान पर जो है वो पेमा खांडू हैं। पेमा खांडू अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। देखो, देश के सबसे अमीर मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू हैं, जिनकी कुल संपत्ति 931 करोड़ के आसपास है। दूसरे स्थान पर अरुणाचल प्रदेश के पेमा खांडू हैं, जिनकी संपत्ति 332 करोड़ है। और तीसरे स्थान पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया हैं, जिनकी संपत्ति लगभग 52 करोड़ है। ये ध्यान रखने आपके होंगे। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2025 में भारत का स्थान क्या है? विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग 2025 में भारत का स्थान क्या है? तो बोलोगे भारत का स्थान है सर 39 है, 39 है। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर वाला कि सर भारत का स्थान जो है वो 39 है। अब प्रथम स्थान पर कौन है? स्विट्जरलैंड है। दूसरे स्थान पर सिंगापुर, तीसरे स्थान पर हांगकांग, चौथे स्थान पर डेनमार्क और पांचवें स्थान पर संयुक्त अरब अमीरात है। कहां भारतीय दूतावास ने हिंदी साहित्य उत्सव का आयोजन किया है? तो बोलोगे सर नेपाल में आयोजन किया है। कहां किया है? नेपाल में। और नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो सुशीला कार्की बनी है। सुशीला कार्की जो है वो नेपाल सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश भी बनी थी, याद रखना। और भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण सैन्य अभ्यास जो होता है वो भारत और नेपाल के बीच होता है। चलो अगला प्रश्न हमारा है, कहां मारबत उत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है? मारबत उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है नागपुर में। और नागपुर में केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र जो है वो नागपुर में है। केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र कहां है? तो क्या बोलोगे कि सर ये नागपुर में है केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र का। नागपुर में ही बाबा साहब अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा भी है। मारबत उत्सव का उद्देश्य है बुराई और कुरीतियों का दमन और समाज को जागरूकता करना, यही है उद्देश्य इसका। हाल ही में डुरंड कप 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो बोलोगे नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने जीता है डुरंड कप 2025 का खिताब। फाइनल मुकाबला जो हुआ था वो विवेकानंद युवा भारतीय स्टेडियम कोलकाता में हुआ था। विवेकानंद युवा भारतीय स्टेडियम को सॉल्ट लेक स्टेडियम के नाम से भी जानते हैं। तो आप बताओ कमेंट बॉक्स में कि कोलकाता कौन से नदी के किनारे है। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने हाल ही में वानखेड़े स्टेडियम में किसकी प्रतिमा का अनावरण किया है? तो सुनील गावस्कर की प्रतिमा का अनावरण किया है। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर वाला, डी फॉर दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। चलो अगला प्रश्न है, किस देश की स्टीव स्मिथ ने वनडे क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ऑस्ट्रेलिया के हैं स्टीव स्मिथ, जिन्होंने वनडे क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। और ऑस्ट्रेलिया को बोलते हैं कंगारुओं का देश। ऑस्ट्रेलिया को क्या बोलते हैं? कंगारुओं का देश बोलते हैं, प्यासी भूमि का देश बोलते हैं। दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी एक्टिव वोल्केनो नहीं है, मतलब एक भी सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है। अमेरिका और किस देश ने सबसे बड़ा सुपर गरुड़ शक्ति अभ्यास लॉन्च किया है? तो अमेरिका और इंडोनेशिया ने मेरे प्यारे बच्चों सबसे बड़ा सुपर गरुड़ शील्ड अभ्यास लॉन्च किया है, अमेरिका और इंडोनेशिया ने। इंडोनेशिया जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी वाला देश है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है, याद रखना। और एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय जो है वो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में ही है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है और इजराइल की राजधानी जेरूसलम है। एसटी एससी कल्याण समितियों के अध्ययन का
राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में आयोजित होगा? तो भुवनेश्वर में आयोजित हुआ है। और भुवनेश्वर जैसे ही मन में आएगा तो बोलोगे कि सर भुवनेश्वर जो है ना, यहाँ पर कलिंग स्टेडियम है, भुवनेश्वर में कलिंग स्टेडियम है। दिल्ली में याद रखना अरुण जेटली स्टेडियम है। दिल्ली में कौन सा स्टेडियम है? बोलोगे अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में है। फिर से पटना में मोइन उल हक स्टेडियम है, मोइन उल हक स्टेडियम जो है वो पटना में है। और रायपुर से याद रखना कि रायपुर में मेरे प्यारे बच्चों स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा जो है वो कहाँ है? तो बोलोगे सर रायपुर में है स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा। किस देश के मिशिगासा में प्रभु श्री राम की 51 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है? किस देश के मिशिगासा में प्रभु श्री राम की 51 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो कनाडा। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर वाला कनाडा। अच्छा, कनाडा के बारे में जानेंगे। अमेरिका की राजधानी क्या है? वॉशिंगटन। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। और नेपाल की राजधानी क्या है? तो बोलोगे काठमांडू है। देखो कनाडा की राजधानी क्या है? ओटावा। और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो बोलोगे मार्क करनी है। और यहाँ की करेंसी क्या है? कैनेडियन डॉलर है। कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है कनाडा का मॉन्ट्रियोल। कागज उद्योग के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो क्या बोलोगे कि सर कनाडा का मॉन्ट्रियोल जो है ये कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। फिर से विश्व में कागज का सबसे बड़ा उत्पादक देश कनाडा है। और विश्व में सबसे लंबी तटीय लंबाई वाला देश जो है वो कौन है? तो भारत है विश्व में सबसे लंबी तटीय लंबाई वाला देश मेरे प्यारे बच्चों। देखो ई बस अपनाने में प्रथम स्थान पर दिल्ली है, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है, तीसरे स्थान पर कर्नाटक है और चौथे स्थान पर उत्तर प्रदेश है ई बस अपनाने में। और दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, महाराष्ट्र में लोनार झील है, कर्नाटक में बांदीपुर नेशनल पार्क है और उत्तर प्रदेश में फूलहर झील है मेरे प्यारे बच्चों। भारत सरकार ने जनजाति भाषाओं के संरक्षण के लिए कौन सा एआई आधारित ट्रांसलेटर लॉन्च किया है? तो आदिवाणी। आदिवाणी भारत सरकार ने लॉन्च किया है। क्यों? तो जनजातीय भाषाओं के संरक्षण के लिए एआई आधारित ट्रांसलेटर है ये आदिवाणी, याद रखना। चलो अगला प्रश्न हमारा है, प्रधानमंत्री मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री को कौन सा सांस्कृतिक उपहार भेंट दिया है? तो बोलोगे रामेन बॉल और शॉल दिया है। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर वाला कि रामेन बॉल और शॉल दिया है जापान के प्रधानमंत्री को मेरे प्यारे लाल एवं ललियो। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में पहले स्थान पर आयरलैंड है, पहले स्थान पर आइसलैंड है, दूसरे स्थान पर आयरलैंड है, तीसरे स्थान पर न्यूजीलैंड है और चौथे स्थान पर मेरे प्यारे बच्चों ऑस्ट्रेलिया है। याद रखना मेरे प्यारे बच्चों। भारत का स्थान जो है 115 है 163 देशों में। और एशिया में प्रथम स्थान पर जो है वो सिंगापुर है मेरे प्यारे लाल एवं लालियो। चलो अगला प्रश्न हमारा है, अजय बाबू वल्लूरी ने किस चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? अजय बाबू वल्लूरी ने किस चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? तो बोलोगे सर राष्ट्रमंडल वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 में। राष्ट्रमंडल वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 में अजय बाबू वल्लूरी ने क्या जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है, याद रखना। देखो पुरुष वर्ग के 79 किलोग्राम वर्ग में अजय बाबू ने कुल 335 किलोग्राम का भार उठाकर स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने महज 2 किलो के अंतर से मलेशिया के मोहम्मद एरी को पीछे छोड़ा है और नाइजीरिया के आदे दापो अडेलके ने कांस्य पदक जीता है, ये भी याद रखना मेरे प्यारे बच्चों। देखो इजराइल के हवाई हमले से किस देश के प्रधानमंत्री अहमद अल रहावी की मौत हो गई है? तो यमन के प्रधानमंत्री थे अहमद अल रहावी, जिसका इजराइल के हवाई हमले से इनकी मौत हो गई है, इनकी मृत्यु हो गई है, ध्यान रखना। चलो अगला प्रश्न हमारा है, बैडमिंटन विश्व चैंपियन 2026 की मेजबानी कौन करेगा? बैडमिंटन विश्व चैंपियन 2026 की मेजबानी जो करेगा वो अपना प्यारा देश भारत करेगा। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर वाला। बैडमिंटन में नारंग कप, चड्डा कप और अमृत दीवान कप का संबंध जो है वो बैडमिंटन से है। नारंग कप, चड्डा कप और अमृत दीवान कप का संबंध जो है बैडमिंटन से है। गुजरात के मतानोमग गांव में किस खनिज की खोज हुई है जो मंगल ग्रह पर पाए जाने वाले खनिज जैसा है? तो जारोसाइट। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर वाला सर जारोसाइट। गुजरात के कौन से गांव में जारोसाइट की खोज हुई है? तो मतानोमग गांव में मेरे प्यारे बच्चों। और गुजरात में सुदर्शन झील जो है वो गुजरात में है। कपास किसानों के लिए एमएसपी योजना के अंतर्गत कपास किसान ऐप किस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया है? तो गिरिराज सिंह ने लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? गिरिराज सिंह ने, याद रखना मेरे प्यारे बच्चों। कपास किसानों के लिए एमएसपी योजना के अंतर्गत कपास किसान ऐप जो लॉन्च किया गया है वो गिरिराज सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया है। भारत ने
25 से 26 के लिए अफगान छात्रों को कितनी ई छात्रवृत्ति देने की घोषणा की है? तो 1000 ही। याद रखना, भारत ने 2025 से 26 के लिए अफगान छात्रों को कितनी ई छात्रवृत्ति देने की घोषणा की है? तो 1000। आंसर सी नंबर वाला हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न हमारा है 18वीं विश्व कांग्रेस 2025 कहां आयोजित होगी? 18वीं विश्व कांग्रेस 2025 का आयोजन कहां हुआ है? तो बोलोगे संयुक्त अरब अमीरात के शारजाह में आयोजित हुआ है। शारजाह में, संयुक्त अरब अमीरात के शारजाह में 18वीं विश्व कांग्रेस 2025 का आयोजन हुआ है। देवी गौरी को समर्पित बुथुकम्मा उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो तेलंगाना में मनाया गया। देवी गौरी को समर्पित है बुथुकम्मा त्योहार, जो तेलंगाना में मनाया गया है, और तेलंगाना में मिर्गावनी नेशनल पार्क है मेरे प्यारे दोस्तों। हाल ही में बिहार राज्य जीविका निधि का शुभारंभ किसने किया है? हाल ही में बिहार राज्य जीविका निधि का शुभारंभ जो किया है वो किसने किया है? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। आंसर सी। इसका उद्देश्य है जीविका समुदायों को सस्ती दर पर धनराशि उपलब्ध कराना। जीविका समुदाय को सस्ती दर पर धनराशि उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। भारत की 29वीं लेखा महानियंत्रक किसे नियुक्त किया गया है? तो बोलोगे टीसीएस कल्याणी को नियुक्त किया गया है। टीसीएस कल्याणी जो है वो भारत के 29वें लेखा महानियंत्रक अर्थात सीजीए बने हैं। याद रखना, आंसर हो जाएगा बी नंबर वाला। द चोला टाइगर्स एवेंजर्स ऑफ सोमनाथ पुस्तक के लेखक कौन है? द चोला टाइगर्स एवेंजर्स ऑफ सोमनाथ पुस्तक के लेखक कौन है? तो बोलोगे असीम त्रिपाठी के द्वारा लिखा गया है। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर वाला। चलो अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने शरद ऋतु कैलेंडर 2025 लॉन्च किया है? तो मेघालय, जहां सर्वाधिक वर्षा होती है भारत में, मेघालय ने हाल ही में मेरे प्यारे बच्चों शरद ऋतु कैलेंडर 2025 लॉन्च किया है। तो मेघालय में नोकरेक नेशनल पार्क जो है वो मेघालय में है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 से कितने शिक्षकों को सम्मानित किया गया है? तो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 से मेरे प्यारे बच्चों कितने शिक्षकों को सम्मानित किया गया है? तो 45, जिसमें महिला शिक्षक की संख्या 24, पुरुष शिक्षक की संख्या 24 थी और महिला की संख्या 21 थी। याद रखना, पुरुष शिक्षक कितने थे? 24, और महिला शिक्षक कितने थे? तो 21 थे मेरे प्यारे बच्चों। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 की शुरुआत किस देश के लिवरपूल में हुआ है? तो इंग्लैंड के लिवरपूल में हुआ है विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 की शुरुआत। आंसर हो जाएगा सी नंबर वाला। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, NIRF 2025 में ओवरऑल कैटेगरी में पहला स्थान किस संस्थान को प्राप्त हुआ है? ओवरऑल कैटेगरी में पहला स्थान जो प्राप्त हुआ है वो IIT मुंबई को प्राप्त हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर वाला। अब देखो और भी चीजें जैसे यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न बनती है, जैसे इंजीनियरिंग में पहला स्थान किसे मिला है? तो बोलोगे IIT मद्रास को और IIT दिल्ली को। इनोवेशन में पहला स्थान किसे मिला है? IIT मद्रास को। अनुसंधान संस्थान में पहला स्थान किसे मिला था? तो याद रखना IISc बेंगलुरु को। चिकित्सा और दंत चिकित्सा में पहला स्थान किसे मिला है? एम्स दिल्ली को। कानून में पहला स्थान किसे मिला है? नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया बेंगलुरु को। कृषि में पहला स्थान किसे मिला है? तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान दिल्ली को मिला है मेरे प्यारे लाल एवं लालियो। भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल किस राज्य ने शुरू किया है? तो असम ने शुरू किया है भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर वाला। असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है। याद रखना, असम में मानस नेशनल पार्क है। 7वां सरस आजीविका मेला का आयोजन कहां होगा? 7वां सरस आजीविका मेला का आयोजन जो होगा वो नई दिल्ली में होगा, और दिल्ली जो है ये यमुना नदी के किनारे है। दिल्ली मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों अरुण जेटली स्टेडियम जो है वो दिल्ली में है। फिर से याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। रॉयल भूटान मंदिर, रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो बिहार के राजगीर में किया गया है। रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन जो किया गया है वो बिहार के राजगीर में किया गया है। राजगीर में ही पंत वन्यजीव अभ्यारण्य है। डच ग्रैंड प्रिक्स 2025 किसने जीता है? तो ऑस्कर पियास्ती ने जीता है। डच ग्रैंड प्रिक्स 2025 जीता है ऑस्कर पियास्ती ने। किस देश के मशहूर फैशन डिजाइनर जियो अरमानी का 90 वर्ष की आयु में निधन हुआ है? देखो मैंने क्या बोला, किस देश के मशहूर फैशन डिजाइनर थे जिनका नाम था जियो अरमानी का 91 वर्ष की अवस्था में निधन हुआ था? इटली की राजधानी क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो बोलोगे रोम है, और रोम जो है वो टाइबर नदी के किनारे है। याद रखना। अगला प्रश्न हमारा है, ICC महिला वनडे विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो इसकी मेजबानी करेगा भारत करेगा और श्रीलंका करेगा, दोनों मिलकर करेगा। सी नंबर वाला हो जाएगा आंसर इसका। उद्घाटन मैच जो होगा वो 30 सितंबर 2025 को हुआ, और टीमें थी भारत बनाम श्रीलंका,
स्थान क्या था? तो बोलोगे वर्षा पारा स्टेडियम, गुवाहाटी में उद्घाटन मैच हुआ, याद रखना आप। अच्छा, आयोजन स्थल जो है भारत में गुवाहाटी, इंदौर, विशाखापट्टनम और नवी नवी मुंबई में होगा, और श्रीलंका के कोलंबो में होगा। श्रीलंका कोलंबो में कहां होगा? तो आर प्रेमदासा स्टेडियम में होगा, और पाकिस्तान के सभी मैच जो होंगे वो यहीं होंगे। भारत भाग लेने वाली टीम कौन कौन सी है? तो भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, दक्षिण अफ्रीका है, न्यूजीलैंड है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, और पाकिस्तान जो है वो इसमें भाग लेने वाली टीमें हैं, याद रखना। चलो अगला प्रश्न हमारा है, जीएसटी काउंसिल की 56वीं मीटिंग में कौन कौन से दो मुख्य स्लैब टैक्स कर दिए गए हैं? जीएसटी काउंसिल की 56वीं मीटिंग में कौन कौन से दो मुख्य टैक्स स्लैब कर दिए गए हैं? तो बोलो 12% और 18% है। कौन कौन से कर दिए गए? अब 12% और 18% टैक्स कर दिए गए हैं जीएसटी काउंसिल की 56वीं मीटिंग में, जो नई दिल्ली में हुआ था। देखो 5% और 18% के अलावा एक और टैक्स स्लैब जोड़ा गया है 40% वाला। 40% टैक्स स्लैब जो है वो तंबाकू प्रोडक्ट, लग्जरी कारें, वो अन्य पर लागू होगा। फिर से याद रखना, टैक्स स्लैब जो है मेरे प्यारे बच्चों 12 और 28 को हटा दिया गया, मतलब ये हट गया, और अब क्या रह गया? 5 और 18 रह गया। साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट पर पहले 18% था, अब 5% लगेंगे टैक्स। घी, मक्खन, नूडल्स और नमकीन, बर्तन, बच्चों की बोतल, नैपकिन, डायपर और सिलाई मशीन पर पहले 12% थे, और अब 5% लगेंगे टैक्स। ये भी ध्यान रखना आप। दूध, छेना, पनीर, रोटी, चपाती, पराठा पर 0% टैक्स हो गए। ट्रैक्टर टायर, ट्रैक्टर, सिंचाई मशीन, कृषि मशीन पहले 12% पे थे, अब 5% पे आ गए। छोटी कारें, मोटरसाइकिल पहले 28% पे थी, अब 18% पे टैक्स लगेगा। फिर से एयर कंडीशनर, टीवी 32 इंच से बड़ी, वॉशिंग मशीन पहले 28% पे थे, अब 18% पर आ गए हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये सब ध्यान रखना आप। अगला प्रश्न हमारा है, किस देश के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने T20 से संन्यास लेने की घोषणा की है? तेज गेंदबाज है मिचेल स्टार्क, जिन्होंने T20 से संन्यास लेने की घोषणा की है। चलो अगला प्रश्न है, किस भारतीय वायुसेना का रखरखाव प्रमुख किसे भारतीय वायुसेना का रखरखाव प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो राजीव गुराटिया को नियुक्त किया गया है। राजीव गुराटिया को भारतीय वायुसेना का रखरखाव प्रमुख नियुक्त किया गया है मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न है, सेमिकॉन इंडिया 2025 कार्यक्रम में भारत का पहला मेड इन इंडिया माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है? तो विक्रम 3201 जो है वो भारत का पहला मेड इन इंडिया माइक्रो प्रोसेसर है, जो 32 बीट्स का माइक्रो प्रोसेसर है, याद रखना। इसे विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र और सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी मोहाली द्वारा विकसित किया गया है। किसे? तो विक्रम 3201 को मेरे प्यारे बच्चों। राष्ट्रीय वार्षिक महिला सुरक्षा रिपोर्ट एवं सूचकांक 2025 के अनुसार कौन सा शहर महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित शहर है? तो रांची जो है वो महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित शहर है। अगला प्रश्न हमारा है, दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की शुरुआत किस राज्य द्वारा की गई है? तो दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की शुरुआत जो की गई है वो हरियाणा के द्वारा किया गया है, और हरियाणा में सुल्तानपुर नेशनल पार्क मेरे प्यारे दोस्तों हरियाणा में है, याद रखना। कालेसर नेशनल पार्क भी हरियाणा में ही है। किसने जमैका के प्रधानमंत्री के रूप में तीसरी बार जीत हासिल की है? तो एंड्रयू होलनेस ने मेरे प्यारे बच्चों जमैका के प्रधानमंत्री के रूप में तीसरी बार जीत हासिल की है। और ये जमैका जो है ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, एक कैरिबियाई द्वीप राष्ट्र है, और इसकी राजधानी जो है वो किंगस्टन है, और मुद्रा जो है वो जमैका डॉलर है मेरे प्यारे दोस्तों। बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ लिया है? तो बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो बने हैं वो न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर बने हैं। कौन बने हैं? न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर जो बने हैं वो बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा है, किस राज्य के शिक्षकों के लिए कैशलेस चिकित्सा योजना की शुरुआत की गई है? देखो, किस राज्य के चिकित्सक के लिए कैशलेस योजना की शुरुआत की गई है? तो बोलोगे मेरे प्यारे बच्चों, किस राज्य में शिक्षकों के लिए कैशलेस चिकित्सा योजना की शुरुआत की गई है? तो उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है, उत्तर प्रदेश में पिलीभीत नेशनल पार्क है मेरे प्यारे दोस्तों। डॉक्टर दीपक मित्तल को किस राज्य में भारत का किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? तो संयुक्त अरब अमीरात में डॉक्टर दीपक मित्तल को भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। किस देश के प्रधानमंत्री शेरिंग टोगबे 4 दिवसीय भारत यात्रा पर आए हैं? तो भूटान के प्रधानमंत्री हैं शेरिंग टोगबे, जो 4 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए थे। तो भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू। भूटान की करेंसी क्या है मेरे प्यारे बच्चों? न्यूग्लट्रम। और भूटान में चूखा जल विद्युत परियोजना है। कौन सा? तो चूखा। पुस्तक ऑपरेशन सिंदूर किसके द्वारा लिखा गया है? तो केजीएस ढिल्लन के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है?
केजेएस ढिल्लन के द्वारा, लेफ्टिनेंट जनरल केजेएस ढिल्लन के द्वारा। देखो, इस पुस्तक का विमोचन सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के द्वारा किया गया। और ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज डीप स्ट्राइक्स इनसाइड पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है? तो लेफ्टिनेंट जनरल केजेएस ढिल्लन है, याद रखना आप। अगला प्रश्न है, दिल्ली सरकार ने मरीजों के परिजनों के लिए कौन सी नई परियोजना की शुरुआत की है? तो विश्राम गृह योजना की शुरुआत की है। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर वाला। देखो, ये परियोजना है क्या? विश्राम गृह योजना। तो जैसे कि मान लो कोई मरीज अगर बीमार है और उसका परिवार भी वहां जाता है, तो उसके लिए भी रहने की व्यवस्था की जाएगी। इस परियोजना में मात्र 5 रुपए देना पड़ेगा उस मरीज के परिजन को। 5 रुपए शुल्क पर स्वच्छ शौचालय मिल जाएगा, बिस्तर मिल जाएगा, भोजन सहित आराम की सुविधा कराई जाएगी। अभी फिलहाल इसकी शुरुआत जो हुई है वो लोकनायक अंबेडकर और दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में की गई है। इसकी शुरुआत किस देश के कोकीजी अकुजावा 102 वर्ष की उम्र में माउंट फूजी पर चढ़े हैं? देखो, माउंट फूजी जो है ना, ये जापान का सबसे ऊंचा चोटी है और ये जापान के होन्शु द्वीप पर स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 3776 मीटर है। तो माउंट ओकुजावा जो है वो भी जापान के ही है। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर वाला मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न है, स्वच्छोत्सव 2025 अभियान का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है? तो आवास और शहरी कार्य मंत्रालय और जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा करवाया जा रहा है। अच्छा, जल शक्ति मंत्री जो है ना, वो CR पाटिल जो है वो जल शक्ति मंत्री हैं। तो आप बताओ कि आवास और शहरी मामलों के मंत्री कौन है? इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में। सेबेस्टियन लोकोर्नु किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो फ्रांस के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? सेबेस्टियन लोकोर्नु बने हैं। अच्छा, ब्राजील के कौन है? लुला दा सिल्वा है। ब्राजील के कौन है? लुला दा सिल्वा। रूस के राष्ट्रपति कौन है? तो बोलोगे व्लादिमीर पुतिन। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? तो कीर स्टारमर है। फ्रांस की राजधानी है पेरिस, पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय है। और फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? तो बोलोगे इमैनुअल मैक्रोन। घोस्ट शार्क किस देश द्वारा विकसित किया जा रहा है? तो घोस्ट शार्क जो है ये एक पनडुब्बी है और यह पनडुब्बी जो है वो बिना चालक या मनुष्य के समुद्र के जल में चल सकती है। इसे कंप्यूटर प्रोग्राम, सेंसर और AI द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। ये पानी के अंदर लंबे समय तक और गुप्त मिशन कर सकती है बिना सतह पर आए हुए। और घोस्ट शार्क जो बना रहा है वो ऑस्ट्रेलिया बना रहा है। कौन बना रहा है? ऑस्ट्रेलिया। भारत ने हाल ही में किस बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास में भाग लिया है जो रूस में आयोजित हो रहा है? तो जापद 2025 में भारत भाग लिया है। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर वाला। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के 15वें उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? तो CP राधाकृष्णन बने हैं। तो CP राधाकृष्णन जो है उपराष्ट्रपति बनने से पहले किस राज्य के राज्यपाल थे? बोलोगे महाराष्ट्र के राज्यपाल थे। अभी महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत। देखो, 781 में से 767 संसदों ने वोट डाले थे उपराष्ट्रपति के चुनाव में, जिसमें 752 जो थे वो मान्य हो गए और 15 अमान्य हो गए। तो CP राधाकृष्णन जो है वो तमिलनाडु से चुने जाने वाले दूसरे उपराष्ट्रपति हैं। जबकि तमिलनाडु से चुने जाने वाले पहले उपराष्ट्रपति जो है वो कौन है? तो बोलोगे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है पहले। और पहले राष्ट्रपति कौन है तमिलनाडु से चुने जाने वाले? तो यही है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन मेरे प्यारे बच्चों। चलो अगला प्रश्न हमारा है, किस देश में उन्नत जासूसी उपग्रह ओफेक 19 का प्रक्षेपण किया है? तो याद रखना, इजराइल ने ओफेक 19 का प्रक्षेपण किया है जो एक जासूसी उपग्रह है। चलो अगला प्रश्न हमारा है, यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस का आयोजन कहां हुआ है? तो बोलोगे सर दुबई में हुआ है। यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस का आयोजन कहां हुआ है? दुबई में। भारतीय नौसेना ने हाल ही में किस कंपनी द्वारा निर्मित लंजा N 3D एयर सर्विलांस रडार को कमीशन किया है? तो बोलोगे टाटा के द्वारा। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने इसे बनाया है, लंजा 3D एयर सर्विलांस रडार को मेरे प्यारे बच्चों। टाटा ने स्पेनिश कंपनी इंदिरा के सहयोग से बनाया है लंजा को। लंजा की रेंज जो है वो 9 किलोमीटर से 474 किलोमीटर तक के विमान का पता लगा सकती है और इसकी ऊंचाई जो है वो 1000 फीट तक इसकी ऊंचाई कवरेज है। और रोटेशन स्पीड जो है वो कितनी है? तो 10 सेकेंड में एक बार अपने अक्ष पर यह घूमता है लंजा मेरे प्यारे बच्चों, याद रखना। किस शहर में आयोजित चौथे तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन में भाग लिया है भारत ने? तो बोलोगे मेरे प्यारे बच्चों रोम में आयोजित हुआ चौथा
तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन। देखो तो भारतीय तटरक्षक बल शामिल हुआ इसमें, अर्थात आईसीजी, इंडियन कोस्ट गार्ड। तो इंडियन कोस्ट गार्ड का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 18 अगस्त 1969 को हुई थी। और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है तो बोलोगे प्रेमाशीष शिवमणि जो है वो इसके डायरेक्टर जनरल हैं। और चौथा हुआ था रोम में, चौथा तटरक्षकीय सम्मेलन हुआ रोम में, याद रखना रोम जो है वो इटली की राजधानी रोम है। अगला प्रश्न है, किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री डीडी लपांग का 91 वर्ष की आयु में निधन हुआ है? तो डीडी लपांग जो है वो मेघालय के पूर्व मुख्यमंत्री थे जिनका अभी 91 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। पांचवें याद रखना, पांचवें तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन 2027 की मेजबानी कौन करेगा? तो भारत करेगा। कौन करेगा? भारत। और चौथा कौन किया तो बोलोगे सर रोम किया। कौन किया? रोम किया। इंडियन कोस्ट गार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। इसकी स्थापना 1978 में हुई और इसके डायरेक्टर जनरल हैं इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? तो प्रमेश शिवमणि जो है, प्रमेश शिवमणि इसके डायरेक्टर जनरल है, याद रखना। अगला प्रश्न हमारा है, किस देश ने भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए, किस देश ने भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए दुनिया का पहला एआई जनरेटेड मंत्री नियुक्त किया है? तो अल्बानिया ने एआई मंत्री नियुक्त किया है जिसका नाम है डीएला। क्या नाम है? डीएला। और ये भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सार्वजनिक टेंडर और सरकारी कॉन्ट्रैक्टर की निगरानी करेगा, सरकारी कॉन्ट्रैक्ट की निगरानी करेगा। भारत के प्रमुख बिजनेस स्कूल भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद ने कहां अपना पहला विदेशी परिसर का उद्घाटन किया है? तो बोलोगे सर दुबई में किया है। कहां किया है? तो क्या बोलोगे? दुबई में। भारत की कौन सी ट्रेन हाल ही में 160 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलाकर देश की सबसे तेज ट्रेन बन गई है? तो बोलोगे नमो भारत, जो दिल्ली से मेरठ चली वो है भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन जिसकी स्पीड दर्ज की गई है 160 किलोमीटर प्रति घंटा। 10वें आयुर्वेद दिवस 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो गोवा करेगा। और गोवा में भगवान महावीर नेशनल पार्क है, नेत्रावली नेशनल पार्क गोवा में ही है, याद रखना। अगला प्रश्न हमारा है, किस राज्य के चिड़ियाघर में एशियाई विशालकाय कछुए का सफल कृत्रिम उसमयन किया गया है? तो बोलोगे सर मणिपुर में। और मणिपुर जो है मेरे प्यारे बच्चों, मणिपुर की राजधानी क्या है? इंफाल। मणिपुर में लोकटक झील है, याद रखना। मणिपुर में मेरे प्यारे बच्चों किबुल लामजाओ नेशनल पार्क जो है वो मणिपुर में है। आईएनएस अरावली का कमीशनिंग समारोह किस शहर में हुआ है? तो गुरुग्राम में हुआ है। गुरुग्राम में मेरे प्यारे बच्चों आईएसए अर्थात इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय जो है वो गुरुग्राम में है। भारत ने सऊदी अरब के साथ आभूषण व्यापार को बढ़ाने के लिए साज एक्स 2025 का आयोजन कहां किया है? तो जद्दा में किया है। कहां किया? सऊदी अरब के जद्दा में। आंसर बी नंबर वाला हो जाएगा। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत को किस राज्य के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो महाराष्ट्र का। अभी तो मैंने बताया था ना कि महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन थे जो अब उपराष्ट्रपति बन गए हैं। तो महाराष्ट्र के राज्यपाल का पद खाली हो गया, तो अब जो गुजरात के राज्यपाल थे आचार्य देवव्रत, उनको दिया गया एडिशनल चार्ज महाराष्ट्र का। किस पूर्व प्रधानमंत्री को मरणोपरांत पीवी नरसिम्हा राव अवार्ड दिया गया है? तो याद रखना इसका आंसर हो जाएगा मनमोहन सिंह को। मनमोहन सिंह को उदारीकरण का जनक भी कहते हैं। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 के अनुसार 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में पहली रैंकिंग किसकी है? तो बोलोगे इंदौर की है और दूसरी जबलपुर की है, याद रखना। तो देखो इंदौर को 1.5 करोड़ रुपए का नगद पुरस्कार दिया गया, वहीं जबलपुर को 1 करोड़ का और आगरा और सूरत प्रत्येक शहर को 25 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया गया है। नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु का अंतरराष्ट्रीय दिवस 7 सितंबर को मनाया गया और थीम था नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु के अंतरराष्ट्रीय दिवस का हवा के लिए दौड़ हर सांस मायने रखती है। 3 लाख से 10 लाख आबादी वाले सबसे अच्छा शहर कौन बना? अमरावती। वहीं 3 लाख से कम आबादी वाले शहर की रैंकिंग में देवास जो है वो प्रथम स्थान पर है। किस यूरोपीय देश ने ब्लॉक एवरीथिंग नामक अभियान चला है और देशव्यापी सरकार विरोधी प्रदर्शन हुए? तो याद रखना ब्लॉक एवरीथिंग नामक अभियान जो चला है वो फ्रांस में चला है। कहां चला है? फ्रांस में। अब क्यों चला फ्रांस में? तो देखो सरकार ने 2026 का बजट पेश किया जिसमें फैसले लिए गए कि पेंशन रोक देना है, हेल्थ सर्विस में कटौती की जानी है, 2 नेशनल हॉलिडे खत्म करना है, उसके बाद लगभग 44 अरब यूरो के खर्च में कटौती हो गई, जिस कारण से ये मेरे प्यारे बच्चों यहां पर एक अभियान शुरू किया वहां के लोगों ने, जिस अभियान का नाम था ब्लॉक एवरीथिंग, याद रखना। फिर से प्रधानमंत्री फासवा वायरो को
8 सितंबर 2025 को संसद में अविश्वास प्रस्ताव के दौरान हार का सामना करना पड़ा और राष्ट्रपति मैक्रो ने नए प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लोकार्नो को नियुक्त किया। याद रखना, तो फ्रांस के नए प्रधानमंत्री कौन है? सेबेस्टियन लोकार्नो। और राष्ट्रपति कौन है? तो इमैनुअल मैक्रो है मेरे प्यारे बच्चों। ISSF विश्व कप 2025 जो चीन के निम्बो में आयोजित हुआ है, उसमें भारत किस स्थान पर रहा है? तो बोलोगे सर भारत जो रहा है वो 5वें स्थान पर रहा है। भारत ने एक स्वर्ण पदक जीता, एक कांस्य पदक जीता। स्वर्ण पदक जीता ईशा सिंह ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल में, और मेघना सजनार ने जीता महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक मेरे प्यारे बच्चों। तो प्रथम स्थान पर जो रहा वो चाइना रहा। चाइना ने कुल 41 पदक जीता, जिसमें 16 स्वर्ण है, 11 रजत है और 14 कांस्य है। अमेरिका ने कुल 19 पदक जीता, इटली ने कुल 12 पदक जीता और नॉर्वे ने कुल 9 पदक जीता। और अपने प्यारे देश भारत जो है मेरे प्यारे बच्चों ये 5वें स्थान पर रहा है। तो मैंने क्या बोला? मैंने ये बताया आपको कि इंटरनेशनल स्पोर्ट्स शूटिंग फेडरेशन विश्व कप 2025 जो हुआ वो चाइना के निम्बू में हुआ है। तो देखो इसका इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन जो है इसकी स्थापना कब हुई? 17 जुलाई 1907 को इसकी स्थापना हुई और इसका हेडक्वार्टर जो है वो म्यूनिख जर्मनी में इसका हेडक्वार्टर है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर विश्व का पहला बांस आधारित 2G एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो बोलोगे नुमालीगढ़ी असम में। नुमालीगढ़ी असम में प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व का पहला बांस आधारित 2G बायो एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया है। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर वाला। देखो भारतीय नौसेना को हाल ही में सौंपा गया दूसरा पनडुब्बी रोधी युद्धक उतले पानी का जहाज कौन सा है? भारतीय नौसेना को हाल ही में सौंपा गया दूसरा पनडुब्बी रोधी उथले पानी के जहाज का नाम क्या है? एंद्रोथ। एंद्रोथ लक्षद्वीप में एक द्वीप है एंद्रोथ, उसी के नाम पर इस जहाज का नाम एंद्रोथ रखा गया है। और इसका निर्माता कौन है? तो गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता। और नामकरण जो किया गया है एंड्रोथ वो लक्षद्वीप समूह के एंड्रोथ द्वीप से इसका नाम लिया गया है। याद रखना। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में 57 किलोग्राम महिला वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो बोलोगे जैस्मिन लेम्बोरिया ने जीता है। किसने जीता है? जैस्मिन लेम्बोरिया ने। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों ये जो विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 था इसका आयोजन कहां हुआ? तो यूके के लिवरपूल में हुआ है और स्वर्ण पदक जीता है जैस्मिन लेम्बोरिया ने 57 किलोग्राम में और पोलैंड की जूलिया सेरेमेटा को हरा करके जीता है। याद रखना। रजत पदक जीता है किसने? तो बोलोगे निपुर सेवान ने जीता है 80 किलोग्राम वाले में और पोलैंड की अगाता कजमास्का को हरा करके जीता है। और कांस्य पदक जीता है पूजा रानी ने मेरे प्यारे बच्चों। याद रखना। अच्छा जनरेशन जेड द्वारा नेपाल में तख्ता पलट के बाद अंतरिम और पहली प्रधानमंत्री कौन बनी महिला? तो बोलोगे सुशीला कार्की बनी है नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री मेरे प्यारे दोस्तों। देखो नेपाल सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश जो रही है वो सुशीला कार्की रही है। 2009 में देखो 2009 में नेपाल सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश बनी थी ये। 2016 में नेपाल की पहली महिला प्रधान न्यायाधीश बनी थी। अगर इन्होंने राजनीतिक विज्ञान से ग्रेजुएशन किया था बनारस हिंदू विश्वविद्यालय भारत से और विधि स्नातक किया था त्रिभुवन विश्वविद्यालय नेपाल से और कानून में पोस्ट ग्रेजुएशन जो किया वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से किया था सुशीला कार्की ने मेरे प्यारे बच्चों। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16वें सशस्त्र बल सम्मेलन का उद्घाटन कहां किया है? हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16वें सशस्त्र बल समारोह का उद्घाटन जो किया है वो कोलकाता में किया है। कहां किया है? कोलकाता में। और कोलकाता जो है वो हुगली नदी के किनारे है। कौन सी नदी किनारे है? हुगली के किनारे है। अब देखो थीम था इस बार के मेरे प्यारे बच्चों 16वें सशस्त्र बल सम्मेलन का क्या थीम था? तो थीम था सुधारों का वर्ष भविष्य के लिए रूपांतरण। और इसका आयोजन जो हुआ वो ईस्टर्न कमांड मुख्यालय कोलकाता में इसका आयोजन हुआ और यह क्षेत्र चीन और म्यांमार सीमाओं तथा उत्तर पूर्व राज्यों की सुरक्षा के लिहाजे से अत्यंत महत्वपूर्ण है यह क्षेत्र मेरे प्यारे बच्चों। देखो इसमें शामिल कौन कौन हुए? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी शामिल हुए, प्रधानमंत्री रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल हुए, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल शामिल हुए और CDS जनरल अनिल चौहान इसमें शामिल हुए थे। न्यायमूर्ति S सुंदर किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो बोलोगे मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो बने हैं वो न्यायमूर्ति M सुंदर बने हैं। मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला है जिन्होंने इन्हें पद की शपथ दिलाई। हाल ही में अगस्त 2025 में ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो बोलोगे मेरे प्यारे बच्चों मोहम्मद सिराज को चुना गया पुरुष वर्ग में और ओरला
पेडरगास्ट को चुना गया है महिला वर्ग में, इसका आंसर हो जाएगा बी और सी दोनों, डी नंबर वाला हो जाएगा। सिंगापुर में आयोजित पैसिफिक रिच 2025 में भारत की ओर से कौन सा जहाज शामिल हो रहा है? तो बोलोगे भारत की ओर से INS निस्तार शामिल हो रहा है। पैसिफिक रिच अभ्यास जो हो रहा है वो सिंगापुर में हो रहा है, जिसमें भारत की तरफ से INS निस्तार शामिल हो रहा है, याद रखना। देखो INS निस्तार भारत का नया स्वदेशी डाइविंग स्पोर्ट्स वेसल है। इसे 18 जुलाई 2025 को भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया, मतलब शामिल किया गया। INS निस्तार में 80% से अधिक घटक जो है स्वदेशी है। INS निस्तार ने पहला पोर्ट कॉल सिंगापुर में के चांगी नेवल बेस पर किया और इसे पैसिफिक रिच 2025 अभ्यास में भाग लिया है। कौन? तो INS निस्तार ने। यह अभ्यास 15 सितंबर 2025 से सिंगापुर में शुरू हुआ है और यह जहाज पूर्वी नौसैनिक कमान के अधीन काम करता है। अगर पूछेगा कि INS निस्तार जो है वो किस कमान के अंदर कार्य करता है, तो पूर्वी नौसैनिक कमान के अंतर्गत कार्य करता है। हाल ही में यूनेस्को के द्वारा भारत के कितने नए स्थल को विश्व धरोहर स्थल में अस्थायी रूप से जोड़ा गया है? तो बोलोगे मेरे प्यारे दोस्तों 7 स्थल को। कितने स्थल को? 7 स्थल को। तो नई स्थल 7 है जो प्राकृतिक स्थल है, और अस्थायी रूप से कुल स्थल की संख्या 69 है, जिसमें सांस्कृतिक स्थल जो है वो 49 है, प्राकृतिक है 17 और मिश्रित है 3 मेरे प्यारे बच्चों। तो अब ये 7 स्थल कौन कौन से हैं? तो बोलोगे डेक्कन ट्रैप, पंचगनी हुआ महाबलेश्वर वाला महाराष्ट्र को शामिल किया गया, सेंट मैरिज द्वीप समूह कर्नाटक के उडुपी में है, मेघालयन युकी गुफाएं जो ईस्टर्न घासी हिल्स मेघालय में है, नागा हिल्स ओफियोलाइट जो नागालैंड के किफिरे में है, फिर से एरामुट्टी डिबालू जो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है, फिर से तिरुमाला हिल्स तिरुपति आंध्र प्रदेश में है, और वर्कला क्लिफ जो है वो वर्कला केरल में है। इसे अस्थायी रूप से यूनेस्को ने मेरे प्यारे बच्चों विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया है। और यूनेस्को का मुख्यालय कहां है? तो पेरिस में है। यूनेस्को के चेयरमैन कौन है? आंद्रे अजेलो जो है वो यूनेस्को के चेयरमैन है मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा है जापान, दक्षिण कोरिया और किस देश ने फ्रीडम एज सैन्य अभ्यास शुरू किया है? तो फ्रीडम एज सैन्य अभ्यास जो है वो जापान, दक्षिण कोरिया और अमेरिका ने मिलकर शुरू किया है। ये जो फ्रीडम एज सैन्य अभ्यास है इसका आयोजन दक्षिण कोरिया के जेजू द्वीप पर होगा, और यह अभ्यास जो है वो 15 से लेकर के 19 सितंबर 2025 तक चला, याद रखना। फ्रीडम एज सैन्य अभ्यास जापान, दक्षिण कोरिया और अमेरिका ने मिलकर किया। कहां? तो दक्षिण कोरिया के जेजू द्वीप पर। देखो भारत ने किस देश को हराकर 2026 का डेविस कप के लिए क्वालिफाई किया है? तो याद रखना भारत ने स्विट्जरलैंड को हरा करके। भारत ने किस देश को हरा करके? तो बोलोगे भारत ने स्विट्जरलैंड को हरा करके डेविस कप 2026 के लिए क्वालिफाई किया है। तो स्विट्जरलैंड को बोलते हैं प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप, ये भी ध्यान रखना। 2025 की दिलीप ट्रॉफी किसने जीती है? तो बोलोगे 2025 की जो दिलीप ट्रॉफी जीती है वो जीती है सेंट्रल जोन ने। किसने जीता है? सेंट्रल जोन ने। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर वाला। देखो तो 2025 का दिलीप ट्रॉफी सेंट्रल जोन ने जीता है। फाइनल प्रतिद्वंदी कौन था? साउथ जोन था। जीत का अंतर कितना था? 6 विकेट का। मैच का स्थान क्या था? तो BCCI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बेंगलुरु में हुआ। और सेंट्रल जोन के कप्तान कौन थे? रजत पाटीदार थे। प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड किसे दिया गया? यश राठौर को दिया गया, जिन्होंने 194 रन बनाया। और सेंट्रल जोन ने कुल कितनी बार जीता है दिलीप ट्रॉफी? तो 6 बार जीता है, ये भी ध्यान रखना आपको है। महाराष्ट्र के पिपरी चिचवर में किसकी 180 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा को सम्मानित किया गया है? तो याद रखना छत्रपति संभाजी महाराज। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर वाला मेरे प्यारे बच्चों। चलो, छत्रपति संभाजी महाराज की प्रतिमा का नाम रखा गया है हिंदू भूषण प्रतिमा, और इस प्रतिमा की ऊंचाई 180 फुट है। प्रतिमा 140 फुट का है और आधार जो है वो 40 फुट है। स्थान कहाँ है? तो बोलोगे मोझी वोहरा देवारी पुणे में मेरे प्यारे बच्चों। ये हिंदू भूषण प्रतिमा बना है। किसकी प्रतिमा है? छत्रपति संभाजी महाराज की प्रतिमा है। भारत ने हाल ही में उपग्रह ट्रैकिंग और संचार स्टेशन स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो बोलोगे सर मॉरिशस के साथ समझौता किया है भारत ने। किसके साथ? तो मॉरिशस के साथ। देखो कहां पर स्थापित करेगा तो भारत मॉरिशस में? तो चागोस द्वीप समूह पर, जो डियागो गार्सिया के पास है। डियो गार्सिया में सैन्य हवाई अड्डा अमेरिका और ब्रिटेन का भी है। समझौता का अवसर जो था वो मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम जो है वो भारत आए थे तभी हुआ था। इसका उद्देश्य क्या है? तो भारतीय उपग्रह और प्रक्षेपण यानों को ट्रैक करना और उनसे डेटा प्राप्त करना है। राजनीतिक महत्व इसका क्या है? तो
हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की बढ़ती गतिविधियों के बीच भारत की मौजूदगी को मजबूत करना इसका उद्देश्य है मेरे प्यारे बच्चों। उपग्रह ट्रैकिंग और संचार स्टेशन स्थापित करेगा भारत कहां पर, तो चागोस द्वीप समूह पर करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के धार में पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन किया है, तो मध्य प्रदेश के धार जिले में किया है। आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर वाला हो जाएगा। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है, तो बोलोगे सर स्विट्जरलैंड जो है वो वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में प्रथम है, और अपना प्यारा देश भारत जो है इसमें 38वें स्थान पर है। यह रिपोर्ट जारी कौन करता है, तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन जारी करता है, और इसमें देशों की संख्या जो है वो 139 मेरे प्यारे बच्चों देशों की रिपोर्ट आई थी, जिसमें भारत जो है वो 38वें स्थान पर है, और पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड है। हथई मिर्च महोत्सव की मेजबानी किस राज्य ने की है, तो हथई मिर्च महोत्सव की मेजबानी जो की है वो मणिपुर में की है, जहां पर लोकटक झील है, याद रखना। ये जो हथई मिर्च है, इस मिर्च की उत्पादित गांव है, उस गांव का नाम है सिरारा खोव गांव, और ये मणिपुर में है मेरे प्यारे बच्चों। कहां पर है, मणिपुर में। अगला प्रश्न हमारा है, किस ई कॉमर्स कंपनी ने सौरभ गांगुली के साथ मिलकर सौराग्य एथनिक वियर ब्रांड लॉन्च किया है, तो मिंत्रा ने मेरे प्यारे बच्चों। किसने, मिंत्रा ने लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, 2025 फीडे ग्रैंड स्विस खिताब किसने जीता है, तो बोलोगे अनीस गिरी और वैशाली ने जीता है 2025 फीडे मतलब शतरंज फीडे ग्रैंड स्लिम खिताब मेरे प्यारे बच्चों किसने जीता है, तो बोलोगे अनीस गिरी और वैशाली ने जीता है। अगला प्रश्न देखो, ये जो मेरे प्यारे बच्चों याद रखना, ये जो फीडे ग्रैंड स्विस जो है इसका आयोजन कहां हुआ, तो उज्बेकिस्तान के समरकंद में हुआ है, और फीडे का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, जिसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के लुसाने में है, और इसकी स्थापना हुई थी 20 जुलाई 1924 को। तो पुरुष वर्ग के विजेता कौन थे, तो नीदरलैंड के अनीस गिरी थे, और महिला वर्ग में मेरे प्यारे बच्चों भारत की वैशाली जो है वो फीडे शतरंज ग्रैंड स्लैम की विजेता रही। भारत का सबसे बड़ा अत्याधुनिक खेल परिसर यानी कि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कहां किया गया है, तो बोलोगे सर इसका उद्घाटन जो किया गया नरनपुरा अहमदाबाद में किया गया। कहां किया गया, नरनपुरा अहमदाबाद में किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किस राज्य में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार योजना की शुरुआत की गई है, तो मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू किया स्वस्थ नारी सशक्त परिवार योजना की शुरुआत। अगला प्रश्न, अबू करंगल यानी कि प्यार के हाथ योजना की शुरुआत किस राज्य ने की है, तमिलनाडु ने मेरे प्यारे बच्चों अबू कंगल योजना की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य है अनाथ बच्चों को 2000 की मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करना, अबू करंगल का उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, भारत के गगनयान मिशन में प्रयुक्त होने वाला एआई अर्ध मानवकृत रोबोट का नाम क्या है, तो बोलोगे बयोमित्र नाम है। अब ये इसरो के द्वारा किया गया है लॉन्च, तो इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर जो है बेंगलुरु में है, और इसरो के चेयरमैन जो है वो वी नारायणन जो है वो इसरो के चेयरमैन है। अगर मैं पूछूं बताओ इसरो के चेयरमैन कौन है, तो क्या बोलोगे कि सर वी नारायणन जो है वो इसरो के चेयरमैन है। ध्यान रखना कौन है इसरो के चेयरमैन, तो वी नारायणन। इसरो की स्थापना कब हुई, तो बोलोगे 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई है। अगला प्रश्न हमारा, मरियम फातिमा किस राज्य की पहली महिला फिडे मास्टर बनी है, फिडे शतरंज मास्टर बनी है, तो बोलोगे बिहार की है मरियम फातिमा मेरे प्यारे बच्चों। और बिहार में मेरे प्यारे बच्चों कांवर झील है, याद रखना। बुलर झील जम्मू कश्मीर में है। फिर से याद रखना, देखो गौरांग लाल दास किस देश में भारत के नए राजदूत बने हैं, तो दक्षिण कोरिया में गौरांग लाल दास जो है वो भारत के नए राजदूत बने हैं। T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं, तो अर्शदीप सिंह बने हैं। देखो अर्शदीप सिंह मेरे प्यारे बच्चों T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बने हैं। देखो यह उपलब्धि उन्हें 2025 एशिया कप में ओमान के खिलाफ भारत के अंतिम ग्रुप मैच के दौरान हासिल की है। उन्होंने विनायक शुक्ला को आउट कर अपना 100वां विकेट लिया, याद रखना। भारत द्वारा आयोजित होने वाला एआई इंपैक्ट समिट 2026 के लिए लोगो और पहल किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो बोलोगे इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। तो आप बताओ कमेंट बॉक्स में कि इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री जो है वो कौन है मेरे प्यारे दोस्तों। अगर देखो अब मैंने क्या बताया आपको कि जो एआई इंपैक्ट समिट 2026 है मेरे प्यारे बच्चों, इसका आयोजन जो होगा वो भारत
में होगा। और इसकी विशेषता क्या है, तो वैश्विक दक्षिण देशों द्वारा आयोजित पहला वैश्विक एआई शिखर सम्मेलन है मेरे प्यारे बच्चों। और इसका उद्देश्य है सुरक्षित, विश्वसनीय और समावेशी एआई परिस्थितिकी तंत्र। और इसका मार्गदर्शक सिद्धांत क्या है, तो लोग ग्रह प्रगति जो है वो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो आपका एआई इम्पैक्ट समिट 2026 होगा, इसका मेरे प्यारे बच्चों मार्गदर्शक है। स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में निधन होने वाले असम के प्रसिद्ध गायक कौन है, तो जुबिन गर्ग मेरे प्यारे बच्चों। जुबिन गर्ग का स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में निधन हो गया है और ये असम के मेरे प्यारे बच्चों थे और ये गायक है, सिंगर है। ये असम के प्रसिद्ध गायक जुबिन गर्ग का निधन हुआ है। कहाँ हुआ, तो सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में हुआ है। इनकी उम्र 52 साल थी और इनकी लोकप्रिय गीत थी या अली। गैंगस्टर मूवी 2006 में आई थी, उसी में इन्होंने ये गाना गाया था। 40 भाषाओं में 38,000 से अधिक गाने का रिकॉर्ड है जुबिन गर्ग का मेरे प्यारे बच्चों। वर्ष 2025 का 17वां टाइफून मितागा किस देश के गुआंगडोंग प्रांत से टकराया है, तो चीन के गुआंगडोंग प्रांत से टकराया है। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर वाला, याद रखना। चलो अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बायोपिक अजय कब रिलीज हुई, तो अजय जो रिलीज हुई है वो 19 सितंबर 2025 को रिलीज हुई है। और यह फिल्म जो अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अ योगी है, इसके निर्माता है अजय मेगी। कौन है, अजय मेगी, याद रखना। देखो, मेगा इंजीनियर्स भारत का पहला प्राइवेट ऑयल रिजर्व कहां बनाएगी, तो कर्नाटक में बनाएगी। मेगा इंजीनियरिंग जो है वो भारत का पहला प्राइवेट ऑयल रिजर्व जो बनाएगी वो कर्नाटक में बनाएगी। कौन नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल बनी है, तो नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल जो बनी है वो सविता भंडारी बनी है। और नेपाल सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश जो थी वो सुशीला कार्की थी। और सुशीला कार्की जो है वो नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री भी है, ये भी ध्यान रखना आपको है मेरे प्यारे दोस्तों। चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, वर्ष 2027 में संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट की मेजबानी कौन करेगा, तो बोलोगे सर पाकिस्तान करेगा। कौन करेगा, पाकिस्तान। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जो है वो बीजिंग में है, बीजिंग चाइना में है। इसकी स्थापना 15 जून 2001 को हुई। इसमें 10 देश मेंबर है, बेलारूस है, चाइना है, इंडिया है, ईरान है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, पाकिस्तान है, रसिया है, तजाकिस्तान है और उज्बेकिस्तान है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर मेरे प्यारे बच्चों। कौन सा राज्य एशियाई कैडेट कप 2025 की मेजबानी करेगा, तो उत्तराखंड जो है वो एशियाई कैडेट कप 2025 की मेजबानी करेगा। उत्तराखंड के हल्द्वानी में होगा इसका आयोजन। और इसमें शामिल खिलाड़ी कौन कौन से देश के आएंगे, तजाकिस्तान के आएंगे, सीरिया के आएंगे, मलेशिया के आएंगे, श्रीलंका के आएंगे, थाईलैंड के आएंगे और इंडोनेशिया के खिलाड़ी आएंगे। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नए महानिर्देशक कौन बने हैं, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नए महानिर्देशक बने हैं प्रवीण रंजन। और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अर्थात सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सेक्रेटरी फोर्स का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 10 मार्च 1969 को हुई थी। और इसका मोटो है संरक्षण एवं सुरक्षा, जो है वो सीआईएसएफ का मोटो है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है, तो मलयालम एक्टर मोहनलाल को चुना गया है दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 के लिए। चलो अगला प्रश्न है, आईटीबीपी के नए महानिर्देशक कौन बने हैं, तो बोलोगे प्रवीण रंजन बने हैं। प्रवीण कुमार जो बने हैं वो आईटीबीपी के महानिर्देशक बने हैं। सीआईएसएफ के बने हैं प्रवीण रंजन और आईटीबीपी के जो बने हैं वो कौन बने हैं, तो बोलोगे आईटीबीपी के बने हैं प्रवीण कुमार। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर वाला। आईटीबीपी का फुल फॉर्म है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1962 को हुई और इसका मोटो है शौर्य, दृढ़ता, कर्म और निष्ठा, जो है वो इसका मोटो है मेरे प्यारे लाल एवं लालियो। एशिया के पहले महिला कैंसर समर्पित केंद्र अपोलो एथना का उदाहरण कहां हुआ है, तो बोलोगे नई दिल्ली में हुआ है। आंसर सी नंबर वाला हो जाएगा। किसे बीआईएफएफ में एशिया फ्रेम ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो हुमा कुरैशी मेरे प्यारे बच्चों। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर वाला, हुमा कुरैशी को। पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियन 2025 का आयोजन कहां हुआ है, पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियन 12वां संस्करण था और इसका आयोजन हुआ है नई दिल्ली में। कहां हुआ है, तो बोलोगे नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ है। भारत में कहां पहली बार विश्व सौगान सम्मेलन 2025 का आयोजन हुआ है, तो कोच्चि में मेरे प्यारे बच्चों विश्व सौगान सम्मेलन 2025 का आयोजन हुआ है, याद रखना। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत किस राज्य का धरोड गांव चौथा सौर्य गांव बना है, तो गुजरात का धरोड गांव जो है वो गुजरात का चौथा सौर्य गांव बना है। भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव जो है
वो मोढेरा है, जो मेहसाना जिला गुजरात में है। गुजरात का दूसरा सौरे गांव जो है वो खेरा जिला में स्थित सूकी गांव है। तीसरा है मसाली गांव, जो बनासकांठा जिले में है। और चौथा है धुरोड गांव, जो गुजरात के कच्छ जिले में है। भारत द्वारा कहाँ डांडिया और गरबा रास कार्यक्रम का आयोजन हुआ, तो बोलोगे ढाका में हुआ। आंसर हो जाएगा डी नंबर वाला। कहाँ केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के 10वें अखिल भारतीय सम्मेलन का उद्घाटन हुआ है, तो नई दिल्ली में। और इसका उद्घाटन जो किया गया है वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई के द्वारा किया गया है। चलो अगला प्रश्न हमारा है, अंतरराष्ट्रीय चावल सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन करेगा, तो बोलोगे नई दिल्ली करेगा। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर वाला। अब देखो, अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो है वो मनीला में है, मनीला में। और केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो है ये कटक में है। कहां पर है? कटक में। किंग चार्ल्स तृतीय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके 75वें जन्म दिवस पर कौन सा वृक्ष उपहार दिया है, तो कदम का वृक्ष उपहार दिया है। कि देखो, ये जो मेरे प्यारे बच्चों किंग चार्ल्स तृतीय हैं वो ब्रिटेन के राजा हैं। कदम का वृक्ष एक सदाबहार उष्णकटिबंधीय वृक्ष है। यह वृक्ष दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में पाया जाता है। इसकी ऊंचाई 45 मीटर तक होती है और इसके फूल सुगंधित नारंगी रंग के होते हैं और गोलाकार गुच्छों में खिलते हैं। याद रखना, हर घर छांव हर घर फल योजना की शुरुआत किस राज्य ने किया है, तो बोलोगे सर हरियाणा ने किया है। हर घर छांव हर घर फल योजना की शुरुआत, और इस योजना के अंतर्गत हरियाणा के 22 जिलों के 110 गांवों में 55,000 फलों के पौधे वितरित किए जाएंगे। अगला देखो, हमारा प्रश्न है 55वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार। 55वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैंने अभी जस्ट बताया है कि मोहनलाल को दिया गया, जो मलयालम एक्टर हैं। तो इसकी शुरुआत हुई थी 1969 में। इसमें 10 लाख रुपया और स्वर्ण कमल मिलता है। सिनेमा में भारत का सर्वोच्च सम्मान है यह, और इसकी घोषणा की जाती है केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा। सबसे पहले दादा साहब फाल्के पुरस्कार देविका रानी को दिया गया था। हिंदी फिल्म एक्टर थी ये, और इनको 1969 में दिया गया था। 50वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार अमिताभ बच्चन को 2018 में दिया गया। 51वां रजनीकांत को 2019 में दिया गया। 52वां आशा पारेख को 2020 में दिया गया। 53वां वहीदा रहमान को 2021 में दिया गया और 54वां मिथुन चक्रवर्ती को 2022 में दिया गया। मेरे प्यारे लाल एवं लालियो, अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा रेल संचालन कमांड सेंटर कहां उद्घाटित हुआ है, तो अहमदाबाद के साबरमती में हुआ है। आंसर हो जाएगा बी नंबर वाला। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 का आधिकारिक गीत श्रेया घोषाल ने गाया है। आंसर सी नंबर वाला हो जाएगा, और आधिकारिक गाना का नाम है ब्रिंग इट होम। और ये जो आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 का आयोजन हो रहा है वो भारत और श्रीलंका संयुक्त रूप से कर रहा है। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में कौन सा सुपर टाइफून फिलीपींस के कांगियान प्रांत से टकराया है, तो रगासा। मेरे प्यारे बच्चों, क्या नाम है? रगासा। फिलीपींस की राजधानी है मनीला, और मनीला में अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है। फिलीपींस की करेंसी क्या है, तो फिलिपाइनी पेसो है। और यहाँ के राष्ट्रपति जो है उनका नाम है बोंग बोंग मार्कस, जो है वो फिलीपींस के राष्ट्रपति हैं। मेरे प्यारे लाल एवं लालियो, अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने 524 साल पुरानी किस मंदिर के पुनर्विकास परिसर का उद्घाटन किया है, तो बोलोगे त्रिपुरी सुंदरी मंदिर का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया है। देखो, इसका निर्माण जो किया गया था वो 1501 में महाराजा धान्य माणिक्य बहादुर के द्वारा किया गया था। मंदिर एक कछुए के पीठ के आकार की पहाड़ी पर बना है, और ये जो बना हुआ है ये गोमती जिला त्रिपुरा के उदयपुर में बना हुआ है। अगरतला से 7 किलोमीटर दूर है यह, और भारत के 51वें शक्तिपीठों में से एक है त्रिपुरी सुंदरी मंदिर। मेरे प्यारे लाल एवं लालियो, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 का आयोजन कहां किया गया है, तो बोलोगे विशाखापट्टनम में किया गया है राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 का आयोजन। और राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 का थीम था विकसित भारत, सिविल सेवा और डिजिटल परिवर्तन। स्वर्ण पुरस्कार जो दिया गया मेरे प्यारे बच्चों ई गवर्नेंस में, वो रोहिणी ग्राम पंचायत महाराष्ट्र को मिला। रजत पुरस्कार जो दिया गया वो वेस्ट मजलिसपुर त्रिपुरा ग्राम पंचायत को दिया गया। और क्यूआर या यूपीआई आधारित संपत्ति कर भुगतान के लिए पलसान ग्राम पंचायत को दिया गया। मेरे प्यारे बच्चों, पुरस्कार जो महाराष्ट्र का है पलसाना गांव। मेरे प्यारे बच्चों, हाल ही में किस भारतीय बल्लेबाज ने सबसे तेज वनडे शतक लगाकर विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ा है, तो बोलोगे स्मृति मंधाना ने। महिला वनडे क्रिकेट इतिहास का सबसे तेज शतक किसने लगाया था, तो बोलोगे मैग लैनिंग ने लगाया था। 45 गेंदों में 212 रन। 45 गेंदों में मेरे प्यारे बच्चों 212 में 45 गेंदों में 100 रन लगाया था, 212 में बनाया था इन्होंने। तो महिला वनडे क्रिकेट इतिहास का सबसे तेज शतक जो लगाया है
वो मैग लैनिंग ने लगाया है। जबकि भारत में मेरे प्यारे बच्चों महिला में स्मृति मंधाना है और पुरुष में भी स्मृति मतलब पुरुष वर्ग में भी मेरे प्यारे बच्चों बात करें तो विराट कोहली से भी तेज लगाया है। तो ऑल ओवर ये प्रथम स्थान पर है शतक में, वनडे में। अगला प्रश्न हमारा है, पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो बोलोगे पवन कुमार बजथरनी जो है वो पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बेरोजगार स्नातकों के लिए 1,000 रुपए मासिक भत्ते की घोषणा की है? तो बिहार मेरे प्यारे बच्चों। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर वाला। किसने किया है? तो बिहार ने किया है। हाल ही में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन कहां किया गया है? तो पटना में किया गया। कहां किया गया? तो क्या बोलोगे? पटना में किया गया है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन। देखो 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025, 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मेरे प्यारे बच्चों ये नई दिल्ली के विज्ञान भवन में इसका आयोजन हुआ है। सबसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बने शाहरुख खान जवान के लिए और विक्रांत मैसी 12th फेल के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री बनी रानी मुखर्जी मिसेज चटर्जी वर्सेज नॉर्वे के लिए, याद रखना। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म पिक्चर जो बना वो 12th फेल बना। जबकि 55वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार मलयालम एक्टर मोहन लाल को दिया गया, याद रखना। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म बनी कथाल, सर्वश्रेष्ठ तेलुगु बनी भगवंत केसरी, सर्वश्रेष्ठ तमिल बनी पार्किंग, मलयालम बनी ओलू झुक्की, मराठी बनी श्यामजी आई, कन्नड़ बनी कलिंदु और पंजाबी बनी गडे गडे चा मेरे प्यारे दोस्तों। देखो कन्नड़ बनी कौन? कलिंदु। पंजाबी मूवी कौन सी बनी अच्छी वाली? तो गडे गडे चा। बंगला बनी डीप फ्रीज। गुजराती वश, उड़िया पुष्कर और सर्वश्रेष्ठ बाल मूवी जो बनी वो नाल 2 बनी। 55वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार मलयालम एक्टर मोहन लाल को दिया गया। और एवीजीएस फिल्म सर्वश्रेष्ठ बनी हनुमान। और राष्ट्रीय सामाजिक मूल्यों को बढ़ावा देने वाली सबसे अच्छी फिल्म जो बनी वो कौन सी बनी? तो बोलोगे सैम बहादुर बनी। और सर्वश्रेष्ठ मनोरंजन फिल्म जो बनी वो रॉकी और रानी की प्रेम कहानी बनी। बंगाल क्रिकेट संघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो बोलोगे सौरभ गांगुली बने हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर वाला। देखो डॉक्टर एस भरियप्पा का 94 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। वह किस भाषा के उपन्यासकार थे? तो बोलोगे कन्नड़ भाषा के। इनकी प्रमुख कृति है वश वृक्ष, पर्व, फिर से आवरण, नई निरालू, सार्थ, धातु और गृह भंग जो है वो मेरे प्यारे बच्चों MSL भरियप्पा की कृति है। इन्हें पद्म भूषण दिया गया 2023 में, सरस्वती सम्मान दिया गया 2010 में मध्य उपन्यास के लिए, और साहित्य अकादमी फेलोशिप अवार्ड दिया गया इन्हें 2015 में मेरे प्यारे बच्चों। कहां के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 49वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की है? तो 49वीं कहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, सॉरी बोलने में त्रुटि हो गई, कहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 49वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की है? तो नई दिल्ली से। आंसर हो जाएगा सी नंबर वाला। वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 का चौथा संस्करण कहां आयोजित किया जा रहा है? तो बोलोगे नई दिल्ली के भारत मंडप में। और थीम था इस बार के वर्ल्ड फूड इंडिया का, देखो सस्टेनेबिलिटी, इनोवेशन और इनक्यूसिबिलिटी थीम था इस बार का। और आयोजक कौन था? तो खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्रालय जो था इसका आयोजक था। अगला प्रश्न है, किस देश के प्रधानमंत्री को भारत युग के मुख्य व्यापार समझौते में योगदान के लिए लिविंग ब्रिज पुरस्कार दिया गया है? तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को मेरे प्यारे बच्चों। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? कीर स्टारमर हैं। और लिविंग ब्रिज अवार्ड का आयोजन हर साल इंडिया बिजनेस ग्रुप द्वारा किया जाता है। और याद रखना, तो भारत युग के मुख्य व्यापार समझौते के योगदान के लिए लिविंग ब्रिज पुरस्कार जो दिया गया है वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर को दिया गया है। संचार लेखा महानियंत्रक का पदभार किसने संभाला है? तो बोलोगे वंदना गुप्ता ने संभाला है। आंसर हो जाएगा बी नंबर वाला। किस राज्य के नंजारायन पक्षी अभयारण्य में लाल गर्दन वाला फेलोरोप देखा गया है? लाल गर्दन वाला फेलोरोप देखा गया है? तो बोलोगे तमिलनाडु मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर नंजारायन पक्षी अभयारण्य है। ये भी पूछ लेगा कि नंजारायन पक्षी अभयारण्य कहाँ है? तो क्या बोलोगे? तमिलनाडु में है। कर्नाटक सरकार ने राज्य भर में नवाचार केंद्र को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना शुरू की है जिसका बजट 1000 करोड़ है? तो बोलोगे लीप योजना शुरू की है। लीप का फुल फॉर्म है लोकल इकोनॉमी एक्सीलरेटर प्रोग्राम, लीप का फुल फॉर्म है, याद रखना। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के तिरुमाला में तीर्थ यात्रियों के लिए भारत का पहला AI आधारित कमांड सेंटर स्थापित किया गया है? तो आंध्र प्रदेश के मेरे प्यारे बच्चों। आंध्र प्रदेश के तिरुमाला में भारत का पहला AI आधारित कमांड सेंटर स्थापित किया गया है तीर्थ यात्रियों के लिए। बिग ब्लैश लीग में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो बोलोगे
आर अश्विन मेरे प्यारे बच्चों, रविचंद्र अश्विन जो है वो बिग बैश लीग जो है वो आईपीएल की तरह ही ऑस्ट्रेलिया का प्रोफेशनल टी20 लीग है, जिसकी शुरुआत 2011 में हुई थी। और याद रखना ये बीबीएल का फुल फॉर्म क्या होता है, तो बिग बैश लीग होता है, याद रखना। इसमें शामिल होने वाले पहले भारतीय जो है रविचंद्रन अश्विन है। चलो अगला प्रश्न है, देखो जेरोम बोएटेग किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी हैं जिन्होंने हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा की है, तो जर्मनी के हैं जेरोम बोएटेग मेरे प्यारे बच्चों। कहां के हैं, जर्मनी के। भारत ने हाल ही में किस मिसाइल का पहला रेल आधारित सफल परीक्षण किया, तो अग्नि प्राइम का मेरे प्यारे बच्चों भारत ने रेल आधारित परीक्षण किया है। अमेरिका, रूस, चीन के बाद भारत चौथा देश बन गया जिसने रेल आधारित सफल परीक्षण कर लिया है। सातवां फ्यूचर फूड फोरम 2025 का आयोजन कहां हुआ, तो दुबई में हुआ। और ये सातवां फ्यूचर फूड फोरम का थीम था लचीले खाद्य तंत्र का निर्माण, याद रखना। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों हमारा है कि हाल ही में किस रेलवे लाइन के दोहरीकरण को कैबिनेट ने मंजूरी दी है, तो बोलोगे बख्तियारपुर राजगीर टिलैया लाइन को। रेलवे की शुरुआत जो हुई थी वो 16 अप्रैल 1853 को हुई थी। मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर चली थी और ट्रेन का नाम था ब्लैक ब्यूटी। शासनकाल था डलहौजी के शासनकाल में मेरे प्यारे बच्चों भारत में रेल चली थी। विश्व में सबसे पहली रेल चली थी 1825 में स्कॉटलैंड से डार्लिंगटन के बीच। प्रथम विद्युत रेल चली भारत में 3 फरवरी 1925 को मुंबई बीटी से कुर्ला हावड़ के बीच, ये भी याद रखना आप। देखो तो किस रेलवे लाइन के दोहरीकरण को मंजूरी मिली है, तो बख्तियारपुर राजगीर टिलैया मार्ग को। इसकी कुल लंबाई 104 किलोमीटर है और परियोजना की लागत जो है वो 2192 करोड़ है। और ये जो है ये पीएम गति शक्ति योजना का हिस्सा है, याद रखना। अगला प्रश्न है फीफा विश्व कप 2026 का शुभंकर क्या है, तो बोलोगे देखो फीफा विश्व कप 2026 जो हो रहा है ना वो 3 देशों में हो रहा है। कहां कहां, अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में हो रहा है। तो क्लच द वर्ल्ड ईगल जो है वो अमेरिका के लिए शुभंकर है, मैपल द म्यूपस जो है वो कनाडा के लिए है और जाऊ द जगुआर जो है वो मैक्सिको के लिए है। अर्थात इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर वाला उपयुक्त सभी। देखो फिर से आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं, तो भारत ने कुल 5 पदक जीते हैं। 5 पदक में देखो अनुष्का कोठुर ने स्वर्ण पदक जीता, आंशिक ने रजत पदक जीता है, दीपेंद्र सिंह शेखावत ने रजत पदक जीता है, रोहित कन्यन ने कांस्य पदक जीता है, आध्या अग्रवाल ने कांस्य पदक जीता है। और ये जो आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप 2025 था इसका आयोजन करनी सिंह शूटिंग रेंज नई दिल्ली में हुआ है। किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी सर्जियो बुडस्टेक ने फुटबॉल से संन्यास लिया है, तो न्यूजीलैंड के फुटबॉल खिलाड़ी हैं सर्जियो बुडस्टेक मेरे प्यारे बच्चों। कृषि मीडिया पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है, तो बोलोगे कृषि मीडिया पुरस्कार 2025 जो दिया गया है वो अश्वी प्रसन्न कुमार को दिया गया है और ये कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय बेंगलुरु द्वारा प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के 13वें महानिर्देशक के रूप में किसने पदभार संभाला है, तो कनक दास ने। डॉक्टर कनक दास जो है वो बीएसआई मतलब बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के महानिर्देशक बने हैं। बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कोलकाता में है और इसकी स्थापना 1890 मतलब 1890 में हुई थी, ये भी ध्यान रखना आप। देखो राष्ट्रीय युवा भूवैज्ञानिक पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है, तो बोलोगे सुशोभन योगी को दिया गया है राष्ट्रीय युवा भूवैज्ञानिक पुरस्कार 2024 मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 किसे दिया गया, तो प्रोफेसर श्याम सुंदर राय को दिया गया। ये जो राष्ट्रीय युवा भूवैज्ञानिक पुरस्कार है इसकी स्थापना 1966 में खान मंत्रालय के द्वारा किया गया था। तमिलनाडु में स्थित भारत के पहले डुगोंग संरक्षण रिजर्व को अंतरराष्ट्रीय मान्यता कहां आयोजित विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 में प्राप्त हुआ है, तो बोलोगे अबू धाबी मेरे प्यारे बच्चों। अबू धाबी में आयोजित हुआ था क्या, तो विश्व संरक्षण कांग्रेस, वहीं पर डुगोंग संरक्षण रिजर्व को अंतरराष्ट्रीय मान्यता मिल गया है। चलो मिग-21 लड़ाकू विमान को औपचारिक रूप से सेवानिवृत्त करते हुए इसकी 62 साल पुरानी सैन्य विरासत का अंत किस स्क्वाड्रन के साथ हुआ है, तो बोलोगे नंबर 32 स्क्वाड्रन पैंथर के साथ हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर वाला। देखो सेवानिवृत्त स्थल था मिग-21 का चंडीगढ़ वायुसेना स्टेशन पर औपचारिक रूप से सेवा मुक्त कर दिया गया है। तो मिग-21 62 साल तक भारत को सेवा दिया और इसका जो अभी विदाई समारोह हुआ है वो नंबर 23 स्क्वाड्रन पैंथर्स के साथ हुआ है। तो देखो तो यह 62 साल पुरानी सैन्य विरासत का अंत हो गया है। अंतिम इकाई इसे सेवा मुक्त करने वाली अंतिम सैन्य इकाई नंबर 23 स्क्वाड्रन पैंथर्स थी। और ऐतिहासिक भूमिका क्या रही है मिग-21 की, तो बोलोगे 1965 1971 के युद्ध में, कारगिल युद्ध 1999 में और बालाकोट हवाई हमले 2019 में प्रमुख भूमिका निभाई थी। दर्जा मिग-21 का कब मिला था, तो मिग-21 जो है 1963 में शामिल किया गया भारत का पहला सुपरसोनिक लड़ाकू विमान था, याद रखना। चलो अगला प्रश्न है
बिहार में हाल ही में गोकुल जलाशय और उदयपुर झील को रामसर स्थल का दर्जा मिला है। बिहार में हाल ही में गोकुल जलाशय और उदयपुर झील को रामसर स्थल का दर्जा मिला है। तो इसके बाद भारत में रामसर स्थल की संख्या कितनी हो गई? 93 हो गई है। और बिहार में 5 हो गए रामसर स्थल। तो बिहार में एक गोकुल जलाशय जो बक्सर में है और उदयपुर झील कहाँ है? पश्चिम चंपारण में। तो बिहार में कुल रामसर स्थल 5 हो गए, भारत में 93 हो गए। और एशिया में भारत में रामसर साइट की संख्या जो है वो सबसे ज्यादा है, याद रखना। तो बिहार में कुल रामसर साइट कितने हैं? 5। कांवर झील बेगूसराय, नागी पक्षी अभ्यारण्य जमुई, नट्टी पक्षी अभ्यारण्य जमुई, गोकुल जलाशय बक्सर और उदयपुर झील जो है वो पश्चिम चंपारण में है। रामसर स्थल की जो हुआ था मेरे प्यारे बच्चों, शुरुआत इसकी वो 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में हुआ था, इसीलिए इसका नाम हुआ रामसर स्थल। और ये रामसर स्थल करता क्या है? तो आर्द्र भूमि को संरक्षण प्रदान करता है। तो याद रखना, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। और भारत रामसर में 1 फरवरी 1982 को शामिल हुआ था, ये भी ध्यान रखना आपको है। हाल ही में रोश हसनाह उत्सव कहाँ मनाया गया? तो इजराइल में मनाया गया। रोश हसनाह उत्सव कहाँ मनाया गया? इजराइल में। अहमदनगर रेलवे स्टेशन का आधिकारिक नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो अहिल्या नगर रेलवे स्टेशन। और यह है कहां पर? तो महाराष्ट्र में है, ये भी ध्यान रखना। भारत की पहली विदेशी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट किस देश में स्थापित की गई है? तो मोरक्को में किया गया है। और मोरक्को की राजधानी है, मोरक्को की राजधानी राबात है। और यहाँ की करेंसी है मोरक्कन दिरहम मेरे प्यारे बच्चों, मोरक्को की करेंसी है। चाबहार बंदरगाह परियोजना का विकास भारत द्वारा किस देश के साथ मिलकर किया गया है? तो भारत के ईरान के साथ मिलकर किया गया है। किसके साथ? ईरान के साथ। चाबहार बंदरगाह ईरान में ही है मेरे प्यारे बच्चों। भारतीय सेना का एकीकृत अग्नि अभ्यास अमोघ फ्यूरी किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो अमोघ फ्यूरी जो है वो राजस्थान में आयोजित किया गया। आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर वाला हो जाएगा। और हमारा सितंबर महीने का आखिरी प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है कि देखो, किस राज्य ने सार्वजनिक स्थानों पर जाति के उल्लेख पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश ने सार्वजनिक स्थान पर, कानूनी दस्तावेज पर, पुलिस रिकॉर्ड में जाति के उल्लेख पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया है। और यह प्रश्न आपको बताना है कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे बच्चों कि किस देश ने मिसाइल रोधी लेजर प्रणाली आयरन बीम का सफल परीक्षण किया है। इसका जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे बच्चों। तो ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण, मतलब ये था हमारा सितंबर महीने का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स विथ मेरे प्यारे बच्चों। थोड़ा बहुत मैंने स्टैटिक जीके ही बताया। अगर आपको स्टैटिक जीके अच्छे तरीके से कवर करना है तो मैं प्रत्येक दिन सुबह के 4 बजे डेली करंट अफेयर की क्लास लेता हूं, उसमें और भी डिटेल में होता है। अगर मैं 162 क्वेश्चन का मेरे प्यारे बच्चों हर क्वेश्चन के ऑप्शन क्लियर करवाऊंगा तकरीबन 4-5 घंटे लग जाएंगे, इसलिए मैंने ओनली करंट अफेयर ही करवाया इस वीडियो में। अगर आपको डेली करना है मेरे प्यारे बच्चों स्टैटिक जीके के साथ अच्छे तरीके से करंट अफेयर कवर, तो आप सुबह के 4 बजे करो। ये हमारा मेरे प्यारे बच्चों सितंबर महीने का रिवीजन सेशन था, ये ध्यान रखना आप। इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे दोस्तों।